नमस्कार विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की ये क्लास सब्जेक्ट बॉटनी बीएससी और बीएससी बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। इससे पूर्व अपलोड किए गए वीडियोज़ और लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था बॉटनी के कुछ टॉपिक, जैसे वॉलवॉक्स, कारा, एंथोसिरोस और क्लास हिपेटकॉप्सिडा के सामान्य लक्षणों का। विद्यार्थियों, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ब्रायोफाइटा को मुख्य रूप से 3 क्लास में डिवाइड किया गया। पहली हिपेटकॉप्सिडा, दूसरा एंथोसिरोटॉप्सिडा और तीसरा ब्रायोप्सिडा। एग्जाम की दृष्टि से प्रत्येक क्लास के सामान्य लक्षण और उसका वर्गीकरण महत्वपूर्ण होता है। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था क्लास हिपेटकॉप्सिडा के सामान्य लक्षण और उसका वर्गीकरण। उसी संदर्भ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा के सामान्य लक्षण और उसका वर्गीकरण। विद्यार्थियों, एंथोसिरोप्सिडा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न इसके सामान्य लक्षण और वर्गीकरण के साथ साथ में इसका हिपेटकॉप्सिडा अथवा ब्रायोप्सिडा के साथ कंपैरिजन भी पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा के सामान्य लक्षण। क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा के सामान्य लक्षण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पाए जाने वाले स्पोरोफाइट जो लंबा, बेलनाकार और सीटी समान होता है, सूख के समान होता है, इसीलिए इस क्लास के प्लांट्स को हॉर्नबर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ब्रायोफाइटा का ये सबसे छोटा प्लांट क्लास है, सबसे छोटा पादप वर्ग है। इसका आवास मुख्य रूप से नम और छायादार स्थानों पर पाया जाता है। कभी कभी ये नदी, झील या तालाब का किनारी भाग जहाँ पे दलदली अवस्था ज़्यादा होती है, उस स्थान पर भी एंथोसिरोस की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पूरे विश्व में एंथोसिरोप्सिडा के अंतर्गत कुल 6 वंश और 500 प्रकार की जातियाँ विद्यमान हैं। ये इस वर्ग के पादप उष्ण तथा उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इस वर्ग का सबसे बड़ा वंश है वो एंथोसिरोस है। तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के जीनस इस क्लास के अंतर्गत हैं, जैसे एंथोसिरोस, मेगासिरोस, डेंड्रोसिरोस और नोटोथाइलस। ये मुख्य प्रकार के वंश है। इसमें से एंथोसिरोस क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा का सबसे बड़ा वंश है, जिसके अंतर्गत लगभग 200 प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं। तो ये टॉपिक है वो इसकी आवास और वितरण से संबंधित है। विद्यार्थियों, ध्यान रखना चाहिए कि ब्रायोफाइटा का सामान्य आवास है वो नम और छायादार स्थान पर होता है। बात करते हैं हम इसकी प्लांट बॉडी की। तो एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंतर्गत पाए जाने वाले जीनस की प्लांट बॉडी इस प्रकार की पालीवत संरचना के रूप में पाई जाती है, लेकिन इसमें कभी भी द्विशाखन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। द्विशाखन या डाइकोटोमस वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर इस थैलस के शीर्ष भाग पर एक खांच विकसित होती है और इस खांच के द्वारा वो 2 भागों में विभक्त होता है। पुनः जो विभक्त हुआ भाग है वो पुनः 2 भागों में डिवाइड होगा, उसको नाम देते हैं द्विभाजन शाखन अथवा डाइकोटोमस स्थिति। इस क्लास के जीनस में डाइकोटोमस सामान्य प्रारूप से नहीं पाया जाता और नई इस थैलस के मध्य भाग में हिपेटकॉप्सिडा के समान पाई जाने वाली मिड रिब पाई जाती है। इसका मतलब मध्य शिरा इसके अंदर नहीं पाई जाती। हम इसके प्लांट बॉडी की बात करें तो मुख्य रूप से एंथोसिरोटॉप्सिडा के जीनस
गैमेटोफिटिक कंडीशन को शो करता है। वो युग्मोक्त भी थे। पादप काय अगुणित प्रवृत्ति की होती है और उस अगुणित पादप काय की संरचना पर युग्मकों को निर्मित करने वाली संरचनाएं युग्मक धानियाँ जैसे एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम डेवलप होती है। प्लांट बॉडी थैलोइड प्रकार की होती है। थैलोइड प्लांट बॉडी उसको कहते हैं जो थैलस टाइप होती है। और थैलस किसको कहा जाएगा? ऐसे पादप जिन्हें जड़, तना और पर्ण में विभक्त नहीं किया जा सकता वो थैलस कहलाता है। जिन पादपों में थैलस प्लांट बॉडी पाई जाती है वो प्लांट थैलोइड कहलाता है। तो जो प्लांट बॉडी मुख्य रूप से है वो गैमेटोफिटिक और थैलोइड टाइप्स पाई जाती है। बात करते हैं इसके थैलस की। तो ये थैलस डॉर्सी वेंट्रल होता है। डॉर्सी पृष्ठ सतह, वेंट्रल अधर सतह अर्थात पृष्ठाधारी है। एक सतह ऊपरी सतह पृष्ठ, निचली सतह इसकी अधर सतह स्पष्ट रूप से पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका में पाए जाने के कारण पूरा का पूरा थैलस होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इस थैलस की प्रत्येक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और वो क्लोरोप्लास्ट की संख्या एक कोशिका में एक हो सकती है, 2 पाई जा सकती है अथवा 4 पाई जा सकती है। थैलस है वो चपटे आकार का है, सिंपल हो सकता है अथवा वो द्विशाखित हो सकता है। तो पालीवत हो सकता है, बाइलोब्ड हो सकता है, लेकिन द्विशाखन इसमें नहीं पाया जाएगा। पालियाँ एक से अधिक प्रकार की हो सकती है। जब पालियों के रूप में पाया जाता है तो उसको पर्निल टाइप भी हम कह सकते हैं। इस थैलस की अधर सतह पर राइजोर्स पाए जाते हैं। राइजोर्स एक कोशिकीय संरचना होती है इस तरह की, लेकिन ये राइजोर्स जो एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंतर्गत पाए जाते हैं वो चिकनी भित्ति युक्त होते हैं। हिपेटकॉप्सिडा की तरह इसमें ट्यूबरिकुलेटेड अथवा गुलिकीय प्रकार के राइजोर्स नहीं पाए जाते। तो राइजोर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? सिंपल प्रकार के या स्मूथ वॉल वाले। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हिपेटकॉप्सिडा की तरह इसमें भी स्केल्स नहीं पाए जाते। हिपेटकॉप्सिडा के अंदर सिंपल और एपेंडिकुलेटेड प्रकार के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं हम इस थैलस की आंतरिक संरचना की। तो विद्यार्थियों इसकी आंतरिक संरचना के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से एपिडर्मिस और मध्य क्षेत्र के अंदर विभक्त होता है। इस क्षेत्र की ये जो कोशिका है वो मध्य क्षेत्र की कोशिका है। मध्य क्षेत्र 5 से 6 पंक्तियों से लगा करके कई बार ये 30 से 40 पंक्तियाँ युक्त भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, तो 5 लेयर की स्ट्रक्चर हुई। तो ये 5 से लगा करके 40 लेयर युक्त हो सकती है जो जाति विशेष या स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी ऊपरी परत है वो अपर एपिडर्मिस कहलाती है, ये इसकी लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। लोअर एपिडर्मिस अथवा वेंट्रल सरफेस की एपिडर्मिस से राइजोर्स विकसित होते हैं जो लगभग इस थैलस के मध्य क्षेत्र पर स्थित होते हैं। इस थैलस की वेंट्रल सरफेस की एपिडर्मिस टूट करके एक छोटे से छिद्र का निर्माण करती है। ये छिद्र इसके आंतरिक भाग में पाई जाने वाली एक बड़ी सी कैविटी का पोर होता है और इस कैविटी को म्यूसिलेज अथवा श्लेष्मीय गुहिका कहते हैं। श्लेष्मीय गुहिका अपने एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है, उसको नाम देते हैं स्लाइम पोर। तो स्लाइम पोर के द्वारा बाहर क्यों खुलती है? इस स्लाइम पोर से परिवर्धन के द्वारा साइनोफाइसी एल्गी जैसे नॉस्टॉक या एनामिना इसके अंतर्गत प्रवेशित करके कैविटी में कॉलोनी का निर्माण कर देते हैं और इस फलस्वरूप थैलस में कई जगह पर समूह के रूप में नॉस्टॉक की कॉलोनियाँ पाई जाती हैं। तो विद्यार्थियों
इस एंथोसिरोस अथवा एंथोसिरोटॉप्सिडा के जीनस में एल्गी का पाया जाना, वो भी नॉस्टॉक और नॉस्टॉक साइनोफाइसी मेंबर का, साइनोफाइसी फैमिली का मेंबर है। तो हमारे दिमाग में एक बात तुरंत आ जाती है कि नॉस्टॉक प्रेजेंट, इसका मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, तो यहाँ भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। जब कोई एल्गी जो साइनोफाइसिन एल्गी या बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है और किसी प्लांट अथवा जीव के साथ में जुड़ा होता है, अर्थात वो सिम्बायोसिस कैटेगरी में आना चाहिए। होता भी ऐसा ही है, जैसे लेग्यूम प्लांट की रूट नॉट के अंदर राइजोबियम होता है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है और लेग्यूम प्लांट की रूट उसको फूड और शेड देते हैं, फूड देंगे खाद्य पदार्थ और उसको आश्रय देते हैं। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की कंडीशन होती है। ये नॉस्टॉक इस थैलस के आंतरिक भाग में है, इसका मतलब उसको आवास तो मिल रहा है, आश्रय तो मिल रहा है, और नॉस्टॉक इसके बदले में नाइट्रोजन का स्त्रीलिंग करके इस थैलस को अवेलेबल करवा रहे हैं। इसका मतलब सिम्बायोसिस होगा। लेकिन विद्यार्थियों, इस एंथोसिरोटॉप्सिडा के एंथोसिरोस के जीनस के संदर्भ में ये वाक्य सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि इस कैविटी से इस एल्गी कॉलोनी को बाहर निकाल लिया जाए तो भी इसकी ग्रोथ पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वो सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता तो नॉस्टॉक के अभाव में थैलस की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस एंथोसिरोस के अंतर्गत ग्रोथ सामान्य रूप से होती है। मीजोफिल या मध्य क्षेत्र सामान्य पेरेन्काइमेटस सेल से निर्मित होता है और पेरेन्काइमेटस की प्रति कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके साथ साथ में इसमें एल्गी के समान छोटे छोटे कणिकीय संरचना के रूप में पायरेनोइड्स प्रेजेंट होता है। पायरेनोइड्स की प्रेजेंस इस क्लास को ब्रायोफाइटा की अन्य क्लास हिपेटकोप्सिडा से इसको अलग परिभाषित करता है। प्लांट बॉडी के संदर्भ में बात करें तो ट्यूब्रिकुलेटेड राइजोइड्स, मिडरिब, स्केल और डाइकोटोमस का नहीं पाया जाना हिपेटकोप्सिडा से वो पृथक है, जबकि ये संरचना हिपेटकोप्सिडा में पाई जाती है। हिपेटकोप्सिडा का थैलस मृदुत्व की कोशिका से निर्मित होता है, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषी और संचित क्षेत्र में विभक्त होता है, जबकि इसमें प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र और संचित क्षेत्र अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही कोशिका फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करती है और खाद्य पदार्थ के संग्रहण का भी कार्य करती है। पायरेनोइड्स एंथोसिरोटॉप्सिडा के जीनस में पाया जाता है, जबकि हिपेटकोप्सिडा के जीनस में नहीं पाया जाता। एंथोसिरोटॉप्सिडा क्लास के अंतर्गत पाए जाने वाले जीनस दो प्रकार से और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करते हैं। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, जिसको हम विखंडन कहते हैं, थैलस टूट करके छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड जिसमें वृद्धि बिंदु पाया जाता है एक नए थैलस को निर्मित करने में सक्षम होता है। दूसरा होता है परसिस्टेंट ग्रूविंग एपिक्स, एक चिरकालिक वृद्धि संरचनाएँ पाई जाती है जो कि मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के संग्रहण के फलस्वरूप निर्मित होती है। वो चिरकालिक संरचनाएँ तो प्रतिकूल वातावरण के अंदर जीवित रहती है, लेकिन पूरा का पूरा थैलस विघटित हो जाता है। थैलस के विघटन के बाद में ये संरचनाएँ पुनः थैलस को निर्मित करने में सक्षम होती हैं। जेमी के द्वारा हो सकता है। जेमी अथवा जेमा एक छोटी सी बंद संरचना होती है जिसके अंदर पाए जाने वाले कोशिकीय समूह स्पोर के रूप में कार्य करते हुए नए थैलस को निर्मित करती हैं। तो ये ठीक हिपेटकोप्सिडा के मेंबर मार्केंसिया के समान है। कभी कभी
जब अनुकूल परिस्थिति समाप्त हो जाती है, उस स्थिति में खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से स्टार्च के जमा होने से थैलस के ऊपरी भाग का तात्पर्य कि इस प्रकार का ये थैलस संरचना है। तो इसके उपांतीय सिरों पर इस जगह पर इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है, संरचना बनती है, जिसमें खाद्य पदार्थों का संग्रहण सबसे ज़्यादा होता है। इसी स्ट्रक्चर को ट्यूबर नाम दिया जाता है। पूरा का पूरा थैलस विघटित हो जाता है, लेकिन ट्यूबर वातावरण के अंदर विद्यमान होता है और अनुकूल परिस्थिति में वही ट्यूबर उसी स्टार्च का उपयोग करके पुनः नए थैलस को निर्मित करने में सक्षम हो पाता है। तो एंथोसीरोटॉप्सिडा के अंतर्गत वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से 4 टाइप्स का होता है। एंथोसीरोटॉप्सिडा के जीनस लैंगिक जनन के द्वारा भी नई संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन यहाँ पे उगेमस टाइप है, जो सभी ब्रायोफाइटा का लक्षण है। उगेमस टाइप, जिसके अंतर्गत एक युग्मक, जिसे नर युग्मक कहते हैं, वो पुमणु के रूप में होता है, वो पुधानी के अंदर विकसित होकर के परिपक्व होकर के मुक्त होता है और जल के अंदर मुक्त रूप से तैरता है। जबकि दूसरा मादा युग्मक जो जनन संरचना के रूप में, वो मादा युग्मक बड़े आकार का होता है और स्त्री जानी के अंदर ही रहता है। इसके कारण वो अचल प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो एक युग्मक चल प्रवृत्ति का छोटे आकार का होता है, जबकि दूसरा होता है अचल प्रवृत्ति का बड़े आकार का होता है। आकार के रूप से और कार्य के रूप से भिन्न इस प्रकार के युग्मकों के मध्य यदि संलयन की प्रक्रिया होती है, तो उस लैंगिक जनन को उगेमस टाइप का जनन कहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है: आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस। एल्गी में 3 ही प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन अन्य प्लांट्स में, एल्गी के अतिरिक्त अन्य प्लांट्स में मुख्य रूप से उगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जनन संरचनाओं के रूप में नर जनन संरचना एंथ्रीडियम कहलाती है, जबकि मादा जनन संरचना होती है वो आर्किगोनियम कहलाती है। हालांकि एंथ्रीडियम हाइपोडर्मल सेल से डेवलप होता है, लेकिन फिर भी वो उस थैलस के आंतरिक भाग में उत्पन्न कैविटी में पाया जाता है, इसलिए इसको इंडोजिनस टाइप की उत्पत्ति के नाम से जाना जाता है। जबकि आर्किगोनियम में वो सुपरफिशियल सेल से निर्मित होता है और थैलस के अंदर इम्बेडेड होता है या धसा हुआ होता है, अंतःस्थापित होता है। एंथ्रीडियम की जब बात की जाती है, तो एंथ्रीडियम एक रूफ अथवा शत कोशिकाओं के द्वारा निर्मित एक कैविटीज के अंदर पाया जाता है। जिस कैविटी के अंदर पाया जाता है, इस कैविटी को एंथ्रीडियम चैम्बर के नाम से जानते हैं। एंथ्रीडियम चैम्बर। और इस एंथ्रीडियम चैम्बर या पुधानी कोष्ठक में एक या एक से अधिक एंथ्रीडियम विकसित हो सकते हैं। जब एंथ्रीडियम समूह में होता है, तो जो बड़े आकार की एंथ्रीडियम है वो सबसे पहले परिपक्व होने वाली है, जबकि बाद वाली होती है। हमेशा पार्श्व पुधानी का निर्माण पहले से विकसित पुधानी के स्टॉक कोशिकाओं से डेवलप होता है, इसलिए हमेशा कहाँ पाई जाएगी? आधारीय भाग में। और इस पुधानी में एंथ्रोजोइड्स विकसित होते हैं, जो कि द्विकशाभिक प्रवृत्ति का होता है। तो ये जो थैलसीय संरचना है, हाइपोडर्मल कोशिका से निर्मित होने के बावजूद भी इस थैलस के आंतरिक भाग में धसे हुए होते हैं, इसलिए इसको एंडोजिनस टाइप्स का उत्पत्ति मानते हैं। हम इसको अंतःस्थापित कह सकते हैं। दूसरी जो जनन संरचना है वो मादा जनन संरचना के रूप में जानी जाती है, इसको आर्किगोनियम कहते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आर्किगोनियम ग्रीवा क्षेत्र इस पार्ट को नाप देते हैं, नेक जोन, और दूसरा पार्ट होता है वो वेंट्रल जोन के अंतर्गत विभक्त होते हैं। ब्रायोफाइटा में सबसे विकसित प्रकार की आर्किगोनियम पाई जाती है अन्य पादपों की तुलना में। नेक जोन के अंतर्गत 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो होती है नेक सेल और दूसरी होती है नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल की संख्या लगभग 4 से 6 तक होती है। वेंट्रल सेल्स जो इसके चारों तरफ आवरण का निर्माण करता है, उसमें 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक छोटी कोशिका होती है, उसको हम वेंट्रल
कैनाल सेल्स के नाम से जानते हैं, जबकि बड़े आकार की कोशिका को एग सेल कहते हैं। ये एग सेल ही मादा युग्मक के रूप में कार्य करती है। एंथोसीरोटॉप्सिडा के क्लास में के जीनस में आर्किगोनियम के ऊपरी भाग पर रोजेट के समान कैप पाई जाती है। ये कैप 4 कोशिकाओं से निर्मित होती है, जो कवर सेल अथवा कैप सेल के नाम से जानी जाती है। नेक सेल की विशेषता ये होती है कि इन कोशिकाओं की स्ट्रक्चर थैलस की अन्य कोशिकाओं के समान होती है। इसलिए एंथोसीरोस जैसे जीनस में नेक सेल को सामान्य पैरेन्काइमेटस सेल से हम आसानी से अलग नहीं पहचान सकते। इसका मतलब स्त्रीधानी की नेक सेल मर्दुत्व कोशिकाओं के समान ही होती है, जबकि पेडकोप्सिडा के अंतर्गत नेक सेल की आकार की संरचना पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं की तुलना में बिल्कुल अलग होती है, तो हम इसको ईजी वे से पहचान सकते हैं। तो विद्यार्थियों, लैंगिक जनन में ये जो 2 स्ट्रक्चर थी वो है लैंगिक जनन संरचना। जब पुधानी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तो इसमें से पुंगणु बाहर निकल जाते हैं और वो जल में तैरते हुए स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं। जब स्त्रीधानी परिपक्व हो जाती है उस कंडीशन में नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल विघटित होकर के श्लेष्मा का निर्माण करती है। उस श्लेष्मा में उत्पन्न दबाव के कारण रोजेट लाइक कवर सेल अलग हो जाती है और श्लेष्मा बूंद के रूप में ऊपरी भाग पर आकर के जम जाती है। जमी हुई संरचना में जो श्लेष्मा कवाट है उसमें पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ के कारण जल में तैरते हुए पुंगणु स्त्रीधानी की ओर आकर्षित होते हैं। रसायनों के कारण पुंगणुओं का स्त्रीधानी की ओर आकर्षित होने की इस प्रवृत्ति को रसायन चलन प्रवृत्ति कहते हैं। एक से अधिक पुंगणु अंड कोशिका तक पहुंचता है, लेकिन केवल एक पुंगणु अंड कोशिका से निषेचित होकर के जाइगोट का निर्माण करने में सफल हो पाता है। निषेचन के पश्चात एग सेल फर्टिलाइज्ड एग सेल के रूप में जानी जाती है। इस जाइगोट के चारों तरफ एक मोटे आवरण का निर्माण होता है तो oospore बनता है और oospore अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर के स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। तो जनन संरचना के बाद में देखते हैं हम स्पोरोफाइट की संरचना। क्लास एंथोसीरोटॉप्सिडा का स्पोरोफाइट है वो जाइगोट जो कि 2n स्ट्रक्चर होती है में परिवर्तन के फलस्वरूप विकसित होता है, अथवा जाइगोट अथवा oospore के जर्मिनेशन के द्वारा जिस प्लांट बॉडी का निर्माण होता है उसको हम नाम देते हैं स्पोरोफाइट। सामान्य रूप से ये इस थैलस पर आश्रित है और इसका कैप्सूल पार्ट इस थैलस से ऊपरी एक सूक्ष्म संरचना के रूप में बाहर निकला हुआ होता है जो लगभग 20 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इस स्ट्रक्चर हॉर्न के लाइक होने के कारण इसको हॉर्नवर्ट के नाम से जाना जाता है। स्पोरोफाइट स्पष्ट रूप से 2 भागों में डिवाइड होता है। इसका जो आधारीय भाग जो तसा हुआ भाग होता है वो इसका फुट कहलाता है और फुट के बाद में जो लंबा पार्ट है वो इसका कैप्सूल कहलाता है। तो 2 भागों में डिवाइड होगा। ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल में विभक्त होता है। तो यहाँ पे कौन सी संरचना नहीं पाई जा रही है? फुट है, कैप्सूल है, लेकिन सीटा नहीं पाया जाता है। सीटा के स्थान पर यहाँ पर एक मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है जो कि इस फुट सेल्स के और कैप्सूल सेल्स के मध्य होता है। मेरिस्टेमेटिक जोन में लगातार विभाजन होने के कारण इस कैप्सूल की लंबाई में वृद्धि लगातार होती रहती है। जब हम इस स्पोरोफाइट की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक सामान्य स्ट्रक्चर है जो न कि सेलुलर डायग्राम है न ही रियल रूप से लीनियर डायग्राम को निरूपित करता है, तो एक प्रारूपिक डायग्राम बनाने की कोशिश की गई है। तो इसके सबसे बाहर कैप्सूल के सबसे बाहर कैप्सूल वॉल पाई जाती है। ये कैप्सूल वॉल 4 से 6 प्रति होती है और इस कैप्सूल वॉल की सबसे बाह्य परत में एंजियोस्पर्म के समान रंध्र प्रेजेंट होते हैं। इसके केंद्रीय भाग में एक स्टीराइल कोशिकाओं से निर्मित डोडोतक की संरचना होती है, इसको कॉल्यूमेला कहते हैं। कॉल्यूमेला एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो केवल और केवल एंथोसीरोटॉप्सिडा के अंदर पाई जाती है, लेकिन इसके कुछ वंश के अंतर्गत कॉल्यूमेला नहीं पाई जाती।
इस कोल्यूमिला और कैप्सूल वॉल के मध्य पाई जाने वाली इन कोशिकीय समूह को आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं कहते हैं। इस आर्कीस्पोरियल कोशिका से एक 2n बड़े आकार की सघन जीवद्रव्य युक्त कोशिका निर्मित होती है, जिसको स्पोर मदर सेल कहते हैं, और एक छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसको इलेक्ट्रस मदर सेल कहते हैं। विद्यार्थियों, स्पोर मदर सेल में मियोसिस के द्वारा स्पोर का निर्माण होता है, जो कि एक अगुणित कोशिकीय संरचना होती है, जबकि इलेक्ट्रस मदर कोशिका में बिना कोई विभाजन हुए सीधे से इलेक्ट्रस का निर्माण होता है। ये इलेक्ट्रस इनमें स्थूलन नहीं पाए जाने के कारण ये आभासी इलेक्ट्रस के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रस बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं, लेकिन मूल रूप से इस एंथोसीरोटॉप्सिडा के जीनस में बीजाणु का प्रकीर्णन कैप्सूल वॉल में उत्पन्न होने वाली ऐंठन के कारण होता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा है क्लास एंथोसीरोटॉप्सिडा के सामान्य लक्षण के बारे में। अगले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्लास एंथोसीरोटॉप्सिडा का वर्गीकरण क्या होता है और इसकी एफिनिटी और सिमिलरिटीज अन्य क्लास के साथ में किस प्रकार से होती है। नमस्कार।